हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को जानेंगे 4.4 में, जिसमें हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम देखना है, फर्मेट्स थ्योरम देखना है और इसी तरह से हम सूडो इन्वर्स को जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आके वो देख सकते हैं, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे तमाम मटेरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम मौजूद है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद विद एग्जांपल इस चीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि हम प्रीवियसली सेशन से देखते आ रहे हैं कि मॉड्यूलो क्या है, इसी तरह से कॉन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस तरह से इन्वर्स निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हुए आ रहे हैं। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एक चाइनीज़ अप्रोच है जो कॉन्ग्रेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके हमें एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा होता है मॉड्यूलो एम का। क्या है थ्योरम, क्या कहता है? लेट M1 M2 tilde value of Mn be the pairwise relatively prime positive integers greater than 1। तो ग्रेटर देन 1 पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि डिफरेंट हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और उन नंबर्स को जब भी हम 2 के पेयर्स पे बना रहे होते हैं तो वो हमेशा GCD की वैल्यू 1 प्रोड्यूस करके दे रहा होता है, यानी उसकी GCD की वैल्यू 1 ही आएगी। ऐसे नंबर को हम पेयर वाइज प्राइम कह रहे होते हैं। So greater than 1 where and A1 A2 tell the values of A and are the arbitrary integer, then the system of these congruents are X is a congruent of A1 mod M1 M2 and till the value of Mn। तो ये हमारा एक सिस्टम बन रहा है कॉन्ग्रेंट का, जिसमें हमारे पास जो M की वैल्यूज़ है वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, जबकि A जो है वो आर्बिट्री हमारे पास इंटीजर्स हैं डिफरेंट एंड के। सो दीज system has a unique solution modulo M, which mean M equal to M1 M2 and Mn। ये इनका एक यूनिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करके देगा। सो दैट इज देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ X with X is greater than equal to 0 and less than M, and all other solution are congruent modulo M to this solution। So this Chinese remainder theorem, named after the Chinese heritage of the problem involving system of linear congruences, the Chinese remainder theorem says we can uniquely solve every pair of the congruences, okay, every pair of the congruences having relatively prime moduli X congruent A mod M, X congruent B mod N has a solution। यानी इस कॉन्ग्रेंट का भी सोल्यूशन प्रोड्यूस करके देगा हमें और इस कॉन्ग्रेंट का भी सोल्यूशन प्रोड्यूस करके रिलेटिवली प्राइम के बेस पे देगा। एंड दिस सोल्यूशन इज यूनिकली डिटरमाइन मॉड्यूलो Mn। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट M and N are relatively prime, so there is no constraint at all on A and B, यानी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यूज A और B पे मौजूद नहीं है, जबकि M और N जो है जिसके हम कॉन्ग्रेंट के जरिए से वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वो रिलेटिवली प्राइम के जरिए से होगा। तो जब हम इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हमें ये इक्वेशन देता है, जिस इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए अपने सिस्टम्स की यूनिक X वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इससे हम इस तरह से पढ़ते हैं कि X इक्वल टू A1 M1 Y1, इस Y1 की जगह पर हम M1 इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर M2 इनवर्स लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम Mn इनवर्स भी लिख सकते हैं और इस पूरे वैल्यूज़ को एट लास्ट फिर हम मॉड ऑफ M के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट हमारे पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का इक्वेशन है, जिसमें हम वैल्यूज़ तमाम पुट करते हैं। जब ये फाइंड करने के बाद तो हमें X की यूनिक वैल्यूज़ मिलती है। अब हमने सिस्टम तो समझ लिया, अब हमें एक प्रॉब्लम समझनी होगी जिस पे हम तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो हमें सिस्टम चाहिए होगा कॉन्ग्रेंट का। तो हमारे पास सिस्टम एक इस तरह से है कि X कॉन्ग्रेंट टू मॉड 3, राइट, फर्स्ट। इसी तरह से हमने एक और कॉन्ग्रेंट बनाया। वैल्यूज़ मैं स्मॉल ले रहा हूँ ताकि सोल्यूशन आसानी से हो जाए कम वक्त में। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट X की वैल्यूज़ पे ले सकते हैं। मैं एक होमवर्क भी यहाँ पर ऐड करूँगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे पास 3 जो है वो सिस्टम आ गए। तो अगर मैं इक्वेशंस की बात करूँ तो वो ये है, ठीक है, और इस पूरी वैल्यूज़ को हम मॉड ऑफ M के लिए यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हमें ए की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, M1 की वैल्यूज़ चाहिए और Y1 जिसको हम इन्वर्स कह रहे थे। तो सबसे पहले तो हम M की वैल्यूज़ बात करते हैं, यानी इस प्लेन M की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई M मौजूद नहीं है ना, नंबर मौजूद नहीं है बीच में। तो अगर मैं सोल्यूशन पे जाऊँ तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेन M। तो प्लेन M का मतलब ये है जिसमें कोई नंबर मौजूद नहीं है। तो प्लेन M बराबर होता है M1 डॉट M2 डॉट M3। तो M1 M2 क्या है, वो ये है 3, 5 एंड 7, ये हमारे M की वैल्यूज़ है। तो मैं तमाम वैल्यूज़ को लिखूंगा 3.5.7 विच मीन मल्टीप्लाई। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 105। तो हमारे पास M की वैल्यूज़ आ गई फर्स्ट थिंग। अब इस M के बेस पर हमें M1 M2 M3 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, यानी अब हमें M1 M2 और M3 निकालना है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ M1। तो M1 बराबर होता है प्लेन M डिवाइड बाय स्मॉल m1, ठीक है। तो स्मॉल m1 क्या है, 3 है, क्या जो m है ओनली वो मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो m की वैल्यू है 105, जबकि स्मॉल m1 है 3, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें m1 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट 35, राइट, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ हम m2 मालूम करेंगे, ठीक है। m2 को मैं डायरेक्टली शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। तो m2 का मतलब ये हो गया कि 105 डिवाइड बाय 5, ठीक है, m2 के लिए। तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 21, ठीक है, m2 की वैल्यू आ गई, ओप्स, ठीक है। और m3 की अगर मैं बात करूं तो m3 हमारे पास हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 7। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी 15। तो इस तरह से तीनों m की वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब अगर मैं A1 A2 की बात करूं तो वो हमें डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा। ये हमारा A1 है, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 3 एंड A3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें इस y को सॉल्व करना है, जिसे मैंने कहा था कि मैं m इनवर्स के फॉर्म पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस वन। तो m इनवर्स मैं इस तरह से लिखूंगा, M1 इनवर्स, ठीक है। M1 इनवर्स को फाइंड हम इस तरह से करते हैं कि हम M1 की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसी वैल्यू से कि जब उसे सॉल्व किया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 आए मॉड ऑफ M1 के लिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझना है। देखो M1 इनवर्स निकालने के लिए M1 की वैल्यू, M1 क्या है हमारे पास 35 है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई एक ऐसी वैल्यू से करना है इसे कि जब मैं 1, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, किस नंबर से डिवाइड करना है मुझे, मॉड ऑफ M1 से। M1 हमारा क्या है, M1 है हमारे पास 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब अगर मैं 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। और 70 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 69 वैल्यूज़ मिलेगी आपको। किसी भी आई थिंक वो 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 69 आएगी। तो रिमाइंडर की वैल्यूज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें M1 इनवर्स निकालने के लिए M1 की वैल्यू लिखना है और उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब उसे M1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ जाए। तो मैं 2 पर वो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, आप चाहें तो 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो इस बेस पर जो नंबर मैंने यहाँ लिखा था दैट इज़ एक्चुअली M1 इनवर्स। यही हमारा क्या है, M1 इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि M1 इनवर्स हमारा क्या गया 2। अब यही चीज़ हम लॉजिक M2 इनवर्स के लिए करेंगे। तो M2 इनवर्स के लिए हम लिखेंगे सिंपल M2, फिर मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस नंबर से, किसके बराबर आना चाहिए, 1 मॉड ऑफ M2। M2 क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो M2 हमारे पास था 21, ठीक है। अब 21 को अगर मैं डायरेक्टली भी 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर की वैल्यू 5 4 सा 20 पर 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब जो 1 मैंने यहाँ लिखा एक्चुअली वही हमारा क्या होगा, M2 इनवर्स, दैट्स इट, ये भी आ गया, ठीक है। 3 की बात करें तो M3 इनवर्स वेरी सिंपल। अगर मैं ये बात करूं कि 15 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 7, ठीक है। तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, 7 2 14, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है मैं सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो M3 इनवर्स भी हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1।
तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सिंपल्स लिया था ताकि जो है आसानी से कम वक्त के अंदर हो जाए। बताने का मकसद ये है कि हमें स्टेप्स याद होने चाहिए कि जब हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिस्टम को कॉन्ग्रुएंसेस के, उसके बाद हम किस तरह से तमाम वैल्यूज़ निकालते हैं। तमाम वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, अब हम एक्स में इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो एक्स बराबर है a1 हमारे पास है 2, ठीक है, 2 डॉट m1 है हमारे पास 35 एंड m1 इनवर्स है हमारे पास 2, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर डॉट, फिर a2 है 3 डॉट 21 डॉट 1, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्ग्रुएंसेस है तो मैं 3 तक जाऊँगा, तो 3 की वैल्यूज़ क्या है, फिर है 2a3 डॉट 15 डॉट 1 और मॉड के बाद हम m की वैल्यू m प्लेन क्या है 105, राइट। इन तमाम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ, तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी 233, फिर मॉड ऑफ 105 लिखा आ जाएगा इसी के साथ। और जब 105 को आप डिवाइड करेंगे 233 से, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होगा 210 के, और 233 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 210 को, तो रिमाइंडर की वैल्यू बच जाएगी 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट लास्ट जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएगी वो आ जाएगी 23। ये हमारे पास वो x की वैल्यूज़ हो गई जो हमें फाइंड करना था, एंड वी नाउ सक्सेसफुली कंक्लूडेड। तो ये वो 23 की वैल्यूज़ है जो हम यहाँ पर पुट करके इस कॉन्ग्रुएंसेस के सिस्टम को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एंड इट्स प्रॉब्लम सोल्यूशन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है एज असाइनमेंट या होमवर्क आपने एक प्रॉब्लम को समझना है। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसेस के सिस्टम को मैंने सिंपलेस्ट वे पे लिखा था, ये वर्ड्स प्रॉब्लम के बेस पे भी आ सकता है। तो उस वर्ड्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्ग्रुएंसेस के फॉर्म पे लिखना होता है, और उसके बाद उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होता है जो मैंने यहाँ पर किया। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि जैसिका ब्रेड्स रैबिट्स, शी इज़ नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ मैनी शी हैज़ टुडे, but as she was moving them about this morning, she noticed something when she fed them in group of 5. In group of 5, she had 4 left over. ठीक है, ग्रुप कितने 5 के, और इसने जो लेफ्ट ओवर किया है वो कितने 4 है। तो ये जो है एक हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है x कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5. When she bathed them in group of 8, she had a group of 6, यानी ये सेकंड बन गया हमारे पास 6 mod 8। ठीक है, ये हो गया सेकंड। She took them outside to rope in a group of 9, but then the last group consists of only 8. तो ये हमारे पास 8 of 9 के बेस पर बन गया। तो the problem she is positive that there are the fewer than 250 rabbits, but how many does she have, यानी उसके पास कितने हैं, और उसने नोटिस ये किया है कि fewer than 250 है, तो उसके पास कितने, तो वो x की वैल्यूज़ हमें बताएगी कि कितने उसके पास रैबिट्स होने चाहिए। तो इस बेस पर हमने अपने प्रॉब्लम को कॉन्ग्रुएंसेस के सिस्टम में कन्वर्ट किया। अब इस सिस्टम कॉन्ग्रुएंसेस को हम सॉल्व करेंगे, उससे हमें x की एक वैल्यूज़ मिलेगी और वो वैल्यूज़ इस कॉन्ग्रुएंसेस पे सेटिस्फाई होगी। सो दैट्स इट। तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं कि इसमें x की वैल्यूज़ आप क्या फाइंड कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ फर्मिट-लिटिल थ्योरम। क्या है फर्मिट-लिटिल थ्योरम? द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी डी फेर्मिट मेड many important discoveries in the number theory. One of the most useful of these states that p, which means prime, divide a to power p minus 1 whole minus 1. ठीक है, whenever p is a prime and a is an integer which is not divisible by p, very important term, यानी आपके पास a एक इंटीजर है और p एक प्राइम है जो कि डिवाइजिबल नहीं है, यानी उसका फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं a और p में। तो फर्मिट अनाउंस दैट द रिजल्ट इन अ लेटर टू वन ऑफ हीज कॉरस्पॉन्डिंग, हाउएवर वी डिडंट इंक्लूड अ प्रूफ इन दिस लेटर, स्टार्टिंग दैट he feared the proof would be too long, although Fermat's never published a proof of this act. There is a little doubt that he know how to prove it, unlike the result known as the Fermat's last theorem. तो वो इसको प्रूफ बेस्ड तो नहीं बता सके क्योंकि वो इस चीज़ पर थोड़ा सा कॉन्शियस थे कि ये प्रूफ काफ़ी लंबा हो जाएगा। यही वजह है कि बिहाफ ऑफ दिस थ्योरम इसको जो है फर्मेट लास्ट थ्योरम का नाम दिया गया। द फर्स्ट पब्लिश प्रूफ इज अ क्रेडिट इन Leonhard Euler. We know state this theorem in term of the congruences. But what is a Fermat-Little theorem? As a theorem, if p is a prime and a is an integer not divisible by p, then the Fermat theorem says जो भी आपके पास a की वैल्यूज़ है उसमें से आप उस प्राइम की वैल्यू से 1 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज सेड टू बी अ टर्म ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस 1 mod of p.
ठीक है। फर्दर मोर आप इसकी एक और वेरिएशन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करूं इसे, यानी उस इंटीजर से जिसके लिए आप फॉर्मेट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होगी, तो p -1 + 1 हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल टू पावर p, और ये 1 जो है वो a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड वेरिएशन आ गया फॉर्मेट का। फर्दर मोर फॉर एवरी इंटीजर ऑफ A we have this thing। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि फर्मेट-लिटिल थ्योरम ये कहता है कि p एक प्राइम नंबर है और एक इंटीजर है जो कि डिवाइजेबल नहीं होगा p के लिए, तो उस नंबर को यानी a के नंबर को p-1 से आप कॉन्ग्रेंट के फॉर्म पर इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, बात हमें मजीद समझ में आएगी कि रिमार्क्स फर्मेट-लिटिल थ्योरम टेल अस दैट इफ a बिलोंग्स टू prime number of the integer then a p-1 is equal to 1 in a prime number of the integers। So what are the examples? The first example according to the book is that कि हमें एक नंबर दिया गया 7 की पावर 223 mod 11, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आएगी अगर हम इसे कैलकुलेट करें, एंड सिंपलेस्ट कैलकुलेटर से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा ये। लेकिन फर्मेट-लिटिल थ्योरम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें ये आइडिया दिया था। सो वी कैन यूज़ फर्मेट-लिटिल थ्योरम टू इवेल्युएट 7 to power 223 mod 11 rather than using the fast modular exponential algorithm, which is very complex here। So by Fermat-Little theorem we know that 7 to power 10 congruence 1 mod 11। अच्छा, ये बड़ा एक important step है। ये क्यों लिखा गया? अभी हमने प्रीवियस स्टेप पे देखा था कि फर्मेट-लिटिल थ्योरम ने ये कहा था कि जो भी आपके पास a की वैल्यू है उससे आप p-1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास p है और 7 हमारे पास क्या है, a है, ठीक है। तो हमने a पर p-1 किया तो ये p क्या था, 11 -1 किया हमने, यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, 10। तो ये किसको प्रूव करेगा, इस चीज़ को प्रूव करेगा जो थ्योरम ने कहा है 1 mod of p। तो हमने यहाँ पर जब देखा तो 7 to power 10 कॉन्ग्रेंट 1 mod 11, और आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि 7 11 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यही चीज़ थ्योरम पे देखा था। सो वी कैन solve this problem by using the approach 10 to power 10 whole to power k equal to 1 mod 11। यानी हम 7 की पावर 10 सॉल्व नहीं करना चाहते हैं बल्कि 222 सॉल्व करना चाहते हैं, लिहाजा मुझे k के अंदर कोई वैल्यूज यूज करनी होगी जिसके बेस पर ये 222 के बराबर हो जाए और इसको सेटिस्फाई भी करे। सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ k टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लास्ट कॉन्ग्रेंसेस, यानी हमें एडवांटेज यूज करना है लास्ट कॉन्ग्रेंसेस के, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ इस होल पावर को किससे, 10 से। क्यों? देखो, जब आपने a p-1 किया तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, 10 आ गई। अब मुझे 10 की पावर k यूज करना है ताकि मैं इस नंबर को सॉल्व कर सकूं। तो इस नंबर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा। देखो, जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ये चीज हुई। इस स्टेप को बगौर समझे। मैंने 10 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो एक ऐसी वैल्यू आई जो 222 से जब सब्ट्रैक्ट हुई तो रिमाइंडर की वैल्यू 2 बच गई, ठीक है। कैसे? देखो, मैंने 222 को 10 से डिवाइड किया तो 10 2 ज़ा 20, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, फिर 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच गई, 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर, ये स्टेप पर। इसका मतलब ये हुआ कि 22 मल्टीप्लाई बाय 10 + 2 बराबर हो जाएगा 222 के। अब मैंने 7 to power 222 को लिखा 722.10 + 2। इस स्टेप को देखें बगौर, ये 10 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, 22 से मल्टीप्लाई किया +2। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट सेपरेट रहेगा और प्लस वाले को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो अब मैंने किया 7 की पावर 10 की होल की पावर 22 डॉट यहाँ पे लगा दें ताकि ये पार्ट हमारा सेपरेट हो जाए और ये पार्ट हमारा सेपरेट हो जाए। अब हमें प्रूव करना है 1 के लिए इसे, ठीक है। 1 के लिए प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, जो डॉट के बाद, यानी आप इसको प्लस के लिए अलग से भी कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो अगर मैं 7 की पावर 2 को सिर्फ सॉल्व करूं ताकि मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकूं, ये वाली पार्ट को, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 49। अब जब मैं 49 को 11 के लिए सॉल्व करूंगा तो 11 3 ज़ा 33 एंड 11 4 ज़ा 44। तो 49 को 44 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच गई, 5। तो इस बेस पर हम ये कहेंगे कि जब मैं फर्मेट थ्योरम इस पे अप्लाई करता हूँ तो एक बड़ी पावर के बेस पर आने वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को वेरिएट करता है और बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द रिमाइंडर एंड क्वोशंट हम उसे सॉल्व करते हैं और एट लास्ट जो हमें हमारी रिमाइंडर वैल्यूज मिलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 मिली थी, वही हमारा क्वेश्चन का सलूशन होता है।
सो इट्स फॉलो 7 to power 222 mod 11 इक्वल टू 5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब 11 से इतनी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो वो रिमाइंडर की वैल्यूज़ हमें 5 ही रिटर्न करेगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकती है, समटाइम हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, समटाइम हमें ए और पी की वैल्यूज़ अलग करके दी जाती है, जिस तरह यहाँ पे दी गई है। और सोल्यूशन पे हमें ये बात समझ में आ गई कि मॉड की वैल्यूज़ क्या थी, ठीक है। जैसे मॉड यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, तो आप इसे इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर है। मॉड की वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, हम 19 क्योंकि ये P है और A 7 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 पर कोई वैल्यूज़ मौजूद है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पे जाओ तो यहाँ पर एक स्टेप्स में स्टेटमेंट मेंशन थी, टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस लास्ट कॉन्ग्रुएंसेस। यानी हम लास्ट वाले नंबर्स को डायरेक्ट जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम स्मॉलर वैल्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉलो किया है। देखो P की वैल्यूज़ जो है वो 19 और A 7 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 में 19 - 1 किया जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 7 की पावर 18, ठीक है। इस बेस पर हमारा सोल्यूशन होगा क्वेश्चन का। लेकिन सबसे पहले ये स्क्वायर के लिए किया गया, फिर 4 के लिए किया गया, 8 और 14, यानी हम स्क्वायर करते जा रहे हैं और इसी वैल्यूज़ को यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने स्क्वायर किया 19 के लिए तो रिमाइंडर की वैल्यू 11 आई, 4 किया, ठीक है, 121, रिमाइंडर की वैल्यू 7 आई, 8 के लिए 11 आई, 16 के लिए एंड सो ऑन। तो जब मैं इस स्टेप पर लास्ट में आंसर के लिए फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 18 हो गया। क्या मैं 18 को 16.2 के बेस पर ब्रेक कर सकता हूँ ना, ठीक है। यानी 16.2 के बेस पर ब्रेक कर दिया मैंने। जब मैंने ब्रेक किया तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस स्टेप को फॉलो करूं तो 7 × 11 क्यों, अच्छा 7 × 11 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 16 में देखो तो रिमाइंडर की वैल्यू 7 आ रही है, और 2 में अगर आप देखो, ठीक है, और वो 11 आ रही है, तो डायरेक्टली मैं रिमाइंडर की वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। 11 × 7 को जो भी वैल्यूज आएगी, जब मैं उसको 19 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की वैल्यूज हमें क्या रिटर्न हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट सेड टू बी अ आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आप किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली ये किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फर्मेट-लिटिल थ्योरम क्या है, और सूट को क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा बर वक्त आपको जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, इसी तरह से जुड़े रहें, ज़्यादा लोगों को ऑफ़र करें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत दरकार होती है इन चीज़ों को डेडिकेटेड वे पे बनाने के लिए, और सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ। सजेशन ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। सी यू देयर।